Hello everyone and welcome back once again in the sessions of partnership accounting। हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला चैप्टर कवर कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको किस तरीके से गेनिंग रेशोज, सेक्रीफाइसिंग रेशोज कैलकुलेट करनी है, गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होती है, किस तरह से ये कैलकुलेट की जाती है, जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स होते हैं उनको किस तरीके से ट्रीट करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, ये हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर चुके हैं और कुछ कुछ पॉइंट्स हमने प्रैक्टिकली भी कवर किए हैं। देखो, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स वाला टॉपिक था उसमें से मैंने आपको बोला था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और जो एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें से मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को लास्ट वीडियो में आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ। अब आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ट्रीट कर सकते हैं अगर हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो। लेकिन उससे पहले देखो, मैं आपको फिर से दोबारा से एक बार रिपीट करूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कीजिए वीडियोस को और लाइक कीजिए वीडियोस को। अब हम आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विच इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन डिटेल। मैंने आज की अपनी इस वीडियो में एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कवर किया है और एक जो केस सेकंड है रीवैल्यूएशन अकाउंट वाला और एक रीवैल्यूएशन अकाउंट ना बनने वाला, आज मैं वो सेकंड केस भी कवर करूंगी साथ में। आज हमारी वीडियो छोटी सी रहेगी, कुछ ज्यादा लेंथी नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने ये दो टॉपिक्स ही आज कवर किए हैं। तो मूव ऑन करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की तरफ। देखो, सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब समझाया था कि अगर इन केस कभी कोई इमरजेंसी आ जाए वर्क प्लेस पर, कभी कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो हमें हमारे एम्प्लॉइज को कंपनसेट करने की जरूरत पड़ सकती है, तो हम WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रहे थे। बिल्कुल इसी तरीके से देखो, अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कहीं निवेश करना, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि कहीं उतार चढ़ाव हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, देखो आपको पता है कि हम जब भी कहीं पर कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर हम कोई सिंपल सी बात, अगर हम कोई प्रॉपर्टी भी खरीद लेते हैं तो अगर हम मार्केट सिनारियो देखते हैं तो प्रॉपर्टी के रेट्स अप और डाउन जाते रहते हैं। तो जो अप और डाउन वो रेट्स जा रहे हैं उन्हें हम सिंपल सी बात में फ्लक्चुएशन बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर हम यहां पर बात करें तो एक पार्टनरशिप फर्म जो है, क्योंकि हम पार्टनरशिप से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो मैं उसी पर फोकस करूंगी कि एक पार्टनरशिप फर्म हो सकता है कि उसने किसी और कंपनी में या कहीं और किसी और वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की हुई हो। अब अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगी तो मार्केट वैल्यू हो सकता है कि बदल जाए। मार्केट वैल्यू में उतार चढ़ाव अगर होंगे, अगर मेरे पास मान लो मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे 100 रुपए के हिसाब से, मैं आज पैसा जरूरत है, मुझे चाहिए, तो जरूरत पड़ने पर अगर मैं उन्हें मार्केट में सेल करने जाती हूँ तो वो बिकेगी तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से बिकेगी ना। अब अगर मार्केट वैल्यू कम है तो देखो मुझे नुकसान हो रहा है। मान लो मार्केट वैल्यू 80 है, मैंने खरीदी थी 100 की और मार्केट में मुझे बेचने पर कितने पैसे मिल रहे हैं, सिर्फ 80 रुपीज, मुझे लॉस हो रहा है। तो अगर उल्टा केस हो कि मुझे मार्केट वैल्यू जो है वो 120 मिल रही है तो यहाँ पर मेरा फायदा हो जाएगा। तो आपको दो बातें यहाँ पर पता चलती हैं इस एग्जाम्पल से कि हमें दो चीजें चेक करनी है। एक तो बुक वैल्यू चेक करनी है, यानी कि पुस्तक मूल्य चेक करना है। ये कौन सा मूल्य होता है? ये वो वाला प्राइस होता है जिसे हम हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जो मूल्य किताबों में दर्ज होता है उसे बुक वैल्यू बोला जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से बाजार मूल्य यानी कि मार्केट वैल्यू क्या होता है?
जो वैल्यू मार्केट में प्रिवेल कर रही हो, मार्केट में, बाजार में प्रचलित हो, जिस पर अगर हम सेल करने जाएं मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो हमें वो मार्केट वैल्यू डिराइव कर देती है, रियलाइज कर देती है, बदले में हमें वो कमा कर देती है, तो उसे हम मार्केट वैल्यू बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में उतार चढ़ाव की वजह से ही ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब हम इसके कुछ केसेस पढ़ेंगे, साइड बाय साइड एक एक एग्जाम्पल लेकर भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि पहला पॉइंट हमें क्या कह रहा है। पहला पॉइंट है व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज सेम। देखो, मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दी थी, मान लो मैंने कोई शेयर खरीदा था 100 रुपए के हिसाब से, मान लो बुक वैल्यू 100 है और मार्केट वैल्यू भी 100 ही है। मैंने 100 की कोई चीज खरीदी थी, मैंने 100 की ही उसे मार्केट में बेचकर पैसा रियलाइज कर सकती हूँ, मतलब मैं, सिंपल सी बात। तो इस केस में जो मैंने ये एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व थोड़ा थोड़ा कर जो साइड पर कर रखा है कि अगर बाई चांस कहीं नुकसान हो गया, कहीं मार्केट वैल्यू अगर कम हो गई, तो मुझे बहुत ज्यादा लॉस ना सहना पड़े, क्यों ना मैं अपना लॉस थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करूं। तो वो जो फ्री रिजर्व, मतलब जो रिजर्व ये मैंने बनाया था, वो सारा का सारा अब फ्री हो गया, होल रिजर्व इज फ्री। और इसीलिए इसे क्या कर दिया जाता है, इसे पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में बांट दिया जाता है। सारी राशि जो है वो साझेदारों की पुरानी लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। सारी राशि को साझेदारों की पुरानी लाभ विभाजन अनुपात में बांटना है। अब देखो, बांटना है, रिजर्व्स का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर हमें इसे बांटना है तो हमें इस खाते को बंद करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये बटेगा पार्टनर्स में, तो मतलब ये पार्टनर्स को मिलने वाली चीज है, और हमने क्या पढ़ा हुआ है कि मिलने वाली चीजों के लिए या तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को या पार्टनर्स के करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। और याद रखना, ये होगा किस रेशो में, ये ओल्ड रेशो में होगा, क्योंकि ये उनकी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से पहले का बनाया हुआ रिजर्व है, इसलिए ये उन्हें मिलना भी पहले वाली रेशो के अकॉर्डिंगली ही चाहिए। आई होप कि ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू एक ही बराबर हो, तो सारे के सारे रिजर्व को हमने पार्टनर्स की पुरानी रेशो में बांट देना है। अब देखो, मुद्दे की बात यहाँ आती है समझने वाली, और यही केस होते हैं जो ज्यादातर एग्जाम्स में दिए हुए होते हैं। व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, जो मैं आपको 80 और 100 वाला एग्जाम्पल देकर बता रही थी। मान लो ये मार्केट वैल्यू 80 है और मान लो बुक वैल्यू 100 है। अब देखो, ये नुकसान है, ठीक है। अब क्या होगा, इन दिस केस द ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट टू विच द मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। मतलब कितना प्रतिशत कम है, कितनी वैल्यूएशन है, कितना मैग्नीट्यूड कम है, मतलब मार्केट वैल्यू कितनी कम है। अब आप देखो, कंपैरिजन कर मार्केट वैल्यू कितनी कम है, मार्केट वैल्यू ₹20 कम है, 20 का डिफरेंस है ना। अब देखो क्या है, फॉल इज लेस देन IFR, मतलब मान लो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने बनाया हुआ है वो सपोज करो 50 का बना हुआ है। अब देखो, ये जो फॉल हुआ, ये जो 20 रुपए की गिरावट आई है वो कम है, फॉल 20 है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना बना हुआ है, 50। इसका मतलब जो 20 रुपए का मुझे मार्केट पर बेचने में नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को मैं अपने इस रिजर्व में से कवर कर सकती हूँ, क्योंकि इस रिजर्व को मैंने स्पेसिफिकली बनाया ही इसलिए था कि अगर उतार चढ़ाव हो तो मैं इसमें से कवर कर लूं। तो इसका मतलब जो यहाँ पर ये 50 है, क्योंकि अब इसको खत्म करना है, क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो रहा है, तो ये खाता पूरा बंद करना है। लेकिन इस खाते को बंद करने से पहले होगा क्या, इसमें से जितना हमें लॉस कवर करना है, ये 20 रुपीज हमारा लॉस था,
तो जितना हमने इस लॉस को कवर करना है वो लॉस हम इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे और बाकी का जो 30 बचा है वो पार्टनर्स की कैपिटल में, ये जो 30 है वो इन ओल्ड रेशो बट जाएगा। आई होप कि ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो अगर आप ये सोचो कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों क्रेडिट हुआ है भाई, तो देखो मैं एक और आपको एंट्री समझाऊंगी। देखो जब हम इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, हम करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हम यही एंट्री करते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है, एसेट आ रही होती है तो डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लगा लेते हैं। और अगर हमने बैंक के थ्रू पेमेंट की है या कैश के थ्रू अगर पेमेंट की है तो बैंक या कैश जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाता होता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर एंट्री होती है। अब हमने मार्केट में अगर इसे बेचना है तो एंट्री क्या होनी चाहिए, मान लो जब मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदी थी क्योंकि बुक वैल्यू 100 है तो मैंने ये ट्रांजेक्शन 100 से पास की थी। अब अगर मार्केट वैल्यू 80 है तो मुझे जब मैं बेचूंगी तो यही एंट्री उल्टी हो जाएगी। जब इन्वेस्टमेंट बेच रही हूं, जब हम एसेट को बेचते हैं तो एंट्री क्या होती है, यही एंट्री होती है ना, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब देखो इन्वेस्टमेंट कितने की बिक रही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने की थी, इन्वेस्टमेंट तो थी 100 की, मुझे कितना कैश मिल रहा है 80 का, तो डेबिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर निकल रही है ना, वो डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर जो है वो क्या निकलेगी, वो निकलेगी मेरा लॉस। और उस लॉस को क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो इस लॉस को मैं अपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से कवर करूंगी 20 रुपीज। तो कुछ इस तरीके से ये जो जर्नल एंट्री है वो बन जाएगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा 20 से। अगर हम ऐसे नहीं करते हैं, देखो अगर इस तरह से मैं एंट्री करती हूँ तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसे 50 की बजाय उसे 30 से कर दिया जाएगा और यहाँ पर टू इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा हुआ आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस तरह से एंट्री नहीं करती हूँ, अगर मैं यहाँ इस तरह की बजाय यहाँ इन्वेस्टमेंट को सिर्फ 80 से क्रेडिट कर दूं, यानी कि एंट्री करूं कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 80, तो इन्वेस्टमेंट का बैलेंस था तो 100, मतलब इन्वेस्टमेंट डेबिट में 100 में पड़ी थी, लेकिन अभी क्रेडिट सिर्फ 80 हुई है तो 20 रुपीज से अभी भी वो डेबिट पड़ी है। तो मैं कुछ इस तरीके से एंट्री करूंगी कि 20 रुपीज की इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। आई होप कि ये दोनों तरीकों से आपको जर्नल एंट्री समझ में आ गई होगी। अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें है कि जो फॉल है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बराबर है। देखो मैंने आपको फॉल बताया था 20 का, मान लो हमने इस बार इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इस केस में 20 का ही बना रखा है तो बराबर है। इसका मतलब जितना मेरा नुकसान हुआ है वो मेरा सारा का सारा नुकसान किस में से भरपाई की जा सकती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से भरपाई की जा सकती है। तो इस बार किया क्या जाएगा, इस बार जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है उसका जो 20 रुपीज का बैलेंस है कुछ भी पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो होती है उसे हम क्रेडिट नहीं करेंगे। हम सारी की सारी अमाउंट को किसमें ट्रांसफर कर देंगे, इन्वेस्टमेंट्स के खाते में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत ही ध्यान से अगर आप इस तरह की सीधी एंट्री भी पास कर दोगे ना तो देखो ये वाली एंट्री ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो ही रही है। जैसे मैंने आपको इसमें फर्स्ट केस समझाया था कि कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये 80 से होगा, ये 100 से होगा, डिफरेंस जो है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको कहा था डेबिट हो जाएगा 20 से। तो देखो ये यहाँ डेबिट हो रहा है, इसके ऑपोजिट इन्वेस्टमेंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है, तो देखो ऑटोमेटिकली ये एंट्री उसी एंट्री में कवर की जा सकती है। लेकिन अगर आप 80 के थ्रू एंट्री पास करते हो तो आपको ये वाली एंट्री अलग से पास करनी पड़ेगी। आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि अगर जितना फॉल हो रहा है, मतलब जितनी हमारी मार्केट वैल्यू हमारी बुक वैल्यू से कम हो रही है, हम उसे इन्वेस्टमेंट में से, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से कवर कर सकते हैं सारी की सारी को। अब देखो एक और पॉइंट,
फॉल इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब देखो फिर से, मान लो फॉल तो वही है 20 का, लेकिन इस बार जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है मान लो वो 15 का ही हमने बनाया हुआ है, तो नुकसान हमें कितना हो रहा है 20। हम अपने कितने नुकसान को कवर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से? सिर्फ 15 को। तो बाकी का जो बचा वो क्या, वो कहाँ जाएगा? अब देखो इसी पॉइंट की वजह से मैंने आपको रीवैल्यूएशन करवाने के बाद इस टॉपिक को कवर करवाया है, क्योंकि अब हमारे पास 15 था ये रिजर्व जिसे हम इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट्स कितने से कम थी? 20 से कम थी ना, 100 से डेबिट हुई थी, 80 से क्रेडिट हुई हैं, तो 5 रुपए का लॉस अभी भी इन्वेस्टमेंट में पड़ा है जिसे रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो एंट्री कुछ इस प्रकार से होगी कि जितना लॉस, जितना फॉल हम इसमें से कवर कर सकते हैं वो तो इसमें से कवर कर लो, जितना लॉस अभी भी रह जाएगा, जैसे टोटल लॉस 20 का था, जितना लॉस बाकी रह जाएगा उसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब देखो खुद सोचकर देखो, अगर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे ये एंट्री पोस्ट होगी तो यहां लिखा हुआ आएगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5 रुपीज, क्योंकि रिवैल्यूएशन के आगे तो अमाउंट 5 है ना। लेजर अकाउंट में यही करते थे ना कि नाम तो क्रेडिट वाले अकाउंट का मतलब ऑपोजिट साइड वाला लिखा हुआ आता है, लेकिन अमाउंट उसके सामने वाली ही लिखी हुई आती है, तो 5 यहाँ आ गया। अब सोचो कुछ और नहीं है, मान लो कुछ और नहीं है, ये डेबिट साइड वाली इधर आकर बैलेंसिंग फिगर में क्या बनाएगी? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, जो कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसीलिए इस केस की अगर हम जर्नल एंट्री समझें तो जर्नल एंट्री ये बनेगी कि ये लॉस है, इसे ओल्ड रेशो में, ये मत भूलना बस, क्योंकि ये मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बता दिया है कि जो भी ये डिवीजन होगा वो ओल्ड रेशो में ही होगा। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के थ्रू ये जर्नल एंट्री पास कर दी जाएगी। जो रिवैल्यूएशन पिछली एंट्री में डेबिट हुआ था वो यहाँ पर अब क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि इस बार ये लॉस उनसे चार्ज करने वाली आइटम है और चार्ज करने वाली आइटम्स को हम पार्टनर्स की डेबिट साइड पर डालते हैं। ठीक है, आई होप कि ये पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। गाइज मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ये जो फॉल वाले पॉइंट्स है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट वैल्यू कम होती है बुक वैल्यू से, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना। काइंडली फिर से एक बार दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके जरूर समझना। ये नेक्स्ट पॉइंट तो बहुत ही ईजी है, इसमें है बिल्कुल वही एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको पहले दी थी कि बुक वैल्यू 100 है, लेकिन मान लो बाजार में अगर आप बेचने जाते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेचते हो, तो 120 रुपए आपको मिल रहे हैं, अब ज्यादा मिल रहे हैं। तो देखो दोनों हाथ घी में एक तरीके से, मतलब एक तो जो मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था वो भी नहीं इस्तेमाल हुआ, मतलब वो भी फ्री पड़ा है, ठीक है, और यहाँ ज्यादा बेचने से यहाँ भी 20 रुपए जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी मेरा प्रॉफिट है। तो इसलिए ये केस डबल प्रॉफिट्स वाला है। अब इसमें होगा क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फ्री पड़ा है तो कैंसिल करो उसे, वैसे रिजर्व्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन अब अगर हम उसे राइट ऑफ करने लगे हैं तो हमें उसे डेबिट करना है और पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट को हमने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। और ये एंट्री फिर से बता दूं किसमें होगी, इन ओल्ड रेशो। ठीक है, अब ध्यान से समझो, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों आएगा। देखो मान लो अगर हम इन्वेस्टमेंट्स को बाजार में बेच दें तो इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट होंगी, कैश या बैंक जो है वो डेबिट होगा। कैश मिलेगा हमें 120, इन्वेस्टमेंट्स कितने से क्रेडिट होंगी, फिर से वही डबल तरीके से समझाऊंगी। या तो आप इन्वेस्टमेंट्स को यहां पर 100 से क्रेडिट कर और जो 20 है उसे यहां पर सीधा रीवैल्यूएशन अकाउंट शो कर दो, क्रेडिट में टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं
उसमें हम इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज शो करते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम बेच नहीं रहे हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूं कि ये जो इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसे जैसे हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट के वक्त एंट्रीज समझी थी, बिल्कुल उसी तरीके से इंक्रीज इन वैल्यू को ध्यान में रखते हुए ये जर्नल एंट्री पास कर दी जाएगी। देखो ध्यान से, हो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट ही रहा है ना, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर हम इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स को शो करते हैं। तो इसलिए अगर मैंने कुछ इस तरह से एंट्री की होती तो इन्वेस्टमेंट इस बार 20 ज्यादा क्रेडिट हो गई। तो क्रेडिट क्यों की है, क्योंकि डेबिट तो 100 ही पड़ी है, तो इसलिए जो 20 एक्स्ट्रा मैंने क्रेडिट कर दी, उस 20 को मुझे यहाँ पर डेबिट कर इन्वेस्टमेंट्स के बैलेंस को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप सिंपल सा बस यही याद रखो कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कर देना है। और जो इधर वाला केस था जिसमें कुछ इस प्रकार से जर्नल एंट्री थी, कि ये जो फॉल ज्यादा था, तो इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट्स हमें नुकसान दे रही थी, तो इसलिए जो नुकसान मैं नहीं कवर कर पा रही थी वो एक्चुअल डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट था, जिसे मैंने रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर पोस्ट कर दिया, क्योंकि रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर लिखा हुआ आता है डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स। आई होप कि अब ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखो बहुत ही ध्यान से, मैंने आपको कहा था कि ये डबल प्रॉफिट्स वाला केस है। एक फ्री रिजर्व जो हमारे पास पड़ा था, फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसको हम बांट चुके हैं। अब ये इंक्रीज जो है ये भी हमारा प्रॉफिट है, तो इसलिए इसे इस तरीके से बांट दिया जाएगा। जब लॉस था तो ये एंट्री उल्टी थी, ठीक है, ये एंट्री ऑपोजिट थी। जब प्रॉफिट है तो कुछ इस तरह से एंट्री हो जाएगी, और फिर से जब लॉस था तब भी हमने ओल्ड रेशो में ही डिवाइड की थी, और जब ये प्रॉफिट हमें बता रहा है तो भी ये ओल्ड रेशो में ही बटेगा। ठीक है, ये जर्नल एंट्रीज जो भी मैंने आपको समझाई हैं, देखो ये तब करने की जरूरत पड़ सकती है जब आपको स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है या टॉपिक आया है। अगर आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको इस तरह से सारी ये जर्नल एंट्रीज कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही रेयर चांस होता है कि आपको सारी की सारी जर्नल एंट्रीज पूछी गई हो। जनरली या नॉर्मली आपको लेजर अकाउंट से सीधा बनाने के लिए कहा गया होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर करेंगे तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखो मेरा आज का लास्ट टॉपिक जो है केस सेकंड, जिसमें हमने जो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम कवर कर रहे थे, उसका केस सेकंड जो डिस्कस करना है वो क्या है, रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। देखो एक पहला केस जो हमने रीवैल्यूएशन के रिगार्डिंग पढ़ा था, उसमें था कि हम रिवाइज्ड वैल्यू को अपनी बुक्स में शो करते हैं, मतलब जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है उसको इंक्रीज डिक्रीज को हम शो करते हैं। तो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में फिर उसका असर भी दिखाया था। लेकिन इस बार इसमें क्या है, हम रिवाइज्ड वैल्यू को नहीं शो कर रहे, मतलब हम हमारी जैसे किताबें बनी हुई हैं वही वैल्यू रखना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है तो बदलाव तो हमें शो करना ही पड़ेगा। किसी ना किसी पार्टनर को गेन हो रहा है, किसी ना किसी पार्टनर को लॉस हो रहा है, तो लॉस और गेन का इफेक्ट तो हमें दिखाना ही पड़ेगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, इस सेकंड केस में कोई रीवैल्यूएशन खाता नहीं बनाया जाता। ठीक है, जितने भी पुराने रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हमारे पास पड़े हुए होते हैं उन्हें ओल्ड रेशो में, हमने यही सीखा है ना पिछले केस में कि ओल्ड रेशो में बांट दो, लेकिन इन्हें ओल्ड रेशो में नहीं बांटा जाएगा, बल्कि किया क्या जाएगा कि एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री ही पास कर दी जाएगी, जो कि गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर्स के आधार पर पास होगी। आई होप कि ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको आज समझाया है ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सक्लूसिवली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ही कवर करूंगी, ताकि जितना भी हम 2-3 वीडियोस में पीछे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं वो आपको समझ में आ जाए।
प्लस किस तरीके से ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट पर असर होता है, बैलेंस शीट्स किस तरीके से तैयार की जाती हैं, ये पॉइंट भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही फिर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला। तो आई होप कि ये पर्टिकुलर चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से दोबारा से गाइज रिपीट कर देती हूँ कि ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके पॉइंट्स को इसके कंसेप्ट्स को क्लियर करोगे तो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब, अगर अभी तक आपने नहीं किया है चैनल को तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।